अब कांग्रेस के पास में टाइम पास करने के लिए बयान ही बचे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी तो ये थी कि वो अच्छे तरीके से विश्लेषण करते, अपने संगठन को ठीक तरीके से खड़ा करते। संविधान खतरे में तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे नई पीढ़ी को आपातकाल से लेकर 356 के दुरुपयोग से लेकर कश्मीर से लेकर देश के तमाम मुद्दों पर अब जो लोक जागरण हुआ बीजेपी की तरफ से, उसमें नई पीढ़ी को भी इस मामले में जागरूकता हुई है और इसलिए उनका वोट बैंक की राजनीति बिखर रही है। उनके समय में पाठ्यक्रमों में महापुरुषों के काफी अंश जोड़े गए थे, जबकि एक तरफ वो लोग थे जो अकबर को महान बताते थे और महाराणा प्रताप पर सवाल खड़े करते थे। कांग्रेस इतिहास के उस बुरे दौर से गुजर रही है कि जब चुनाव होते हैं तो वो ईवीएम को दोष देती है, खुद जीतती है तो कभी चर्चा नहीं करती। चुनाव आयोग अपने आप में एक वैधानिक और संविधान प्रदत्त संस्था है और इस देश में चुनाव जहां कोई भी जीते, बहुत सारे अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, कांग्रेस भी एक सीट जीती, आम आदमी भी जीती, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपनी मर्यादा में अच्छे तरीके से व्यवस्थित काम कर रहा है और इसलिए मतदाता सूचियों का सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो वैसे के वैसे ही कि परिणाम उनको पहले से ही पता है और इसलिए ये फ्रेम कर रहे हैं कि हम लोग तोहमत किसको देंगे। तो इससे एक समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और वो लोग चुनाव हार रहे हैं। बाकी चुनाव आयोग निरपेक्ष है और मेरे ख्याल से पिछले दिनों जिस तरीके से निरपेक्ष और निष्पक्ष और बिना किसी हिंसा के चुनाव करवाए, तो उसके लिए तो चुनाव आयोग साधुवाद का पात्र है। उस पर सवाल खड़े करना मैं समझता हूँ कि मूर्खता है। संविधान खतरे में है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संविधान खतरे में है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं संविधान खतरे में। कांग्रेस का अस्तित्व जरूर खतरे में है क्योंकि विचार और नीति और व्यवहार से देश की जनता ने नकार दिया। अब कांग्रेस के पास में टाइम पास करने के लिए बयान ही बचे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी तो ये थी कि वो अच्छे तरीके से विश्लेषण करते, अपने संगठन को ठीक तरीके से खड़ा करते और लोगों का भरोसा जीतते। बहुत लंबे समय तक उनको अवसर दिया है। संविधान खतरे में तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे नई पीढ़ी को आपातकाल से लेकर 356 के दुरुपयोग से लेकर कश्मीर से लेकर देश के तमाम मुद्दों पर अब जो लोक जागरण हुआ बीजेपी की तरफ से, उसमें नई पीढ़ी को भी इस मामले में जागरूकता हुई है और इसलिए उनका वोट बैंक की राजनीति बिखर रही है। नेतृत्व तो उनका बचा नहीं है और इसलिए आज से मुझे लगता है कि कांग्रेस को बयानों पर ही टाइम पास करना पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के एक अहम साथी हैं। उनकी प्रतिभा से पार्टी को भी सरकार को भी बड़ी ताकत मिलती है और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तीसरे रेल नेटवर्क को उन्होंने जिस ढंग से पुख्ता किया है और हम सब लोग क्योंकि सामाजिक लोग हैं इसलिए उस नाते एक कर्तव्य होता है हम सबका कि उनके पिताश्री का विगत दिनों देहावसान हुआ है, तो मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा के निमित्त आया हूं और इसलिए विशेष तौर पर आज का प्रयोजन तो यही है। बाकी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का एक विशेष उत्सव है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सामाजिक सरोकारों की पार्टी है और राजनीति सिर्फ चुनावी और वोट से नहीं, सामाजिक उपक्रमों में भी हमारी हिस्सेदारी बराबर हो, इसलिए आज से गुरु पूजन का कार्यक्रम पार्टी निचले स्तर पर, उसमें प्रमुख नेताओं को भी प्रमुख स्थानों पर जाने की निर्देश दिए हैं। तो मैं भी कुछ जोधपुर के प्रमुख स्थानों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और ऐसे धार्मिक स्थानों पर संतों के दर्शन भी करूंगा और वहां भी जाऊंगा। सर आपके गुरु कौन है सर? आज गुरु पूर्णिमा है, आपके गुरु कौन है लग रहा है? बहुत कोई घोषित तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि शिव जी का उपासक हूँ और गुरु की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्हीं को मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा बहुत अरसे से वास्ता और हमें सिखाया जाता है, इसलिए जो भगवा ध्वज है उसका हम लोग पूजन करते हैं। तो गुरु के नाते, देवता के नाते, एक प्रतीक के नाते तो हम लोग संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो भगवा ध्वज का पूजन करते हैं और आस्था के तौर पर मैं शिव भक्त हूँ, इसलिए शिव जी का स्मरण करता हूँ। और राजनीतिक गुरु सर? मैंने कभी सोचा नहीं
और लोग खूब मिले जिन्होंने बहुत सीखा, पर कोई परंपरा के तौर पर इस तरीके से मतलब मेरे सब माननीय सम्मानीय जिनसे सीखने को मिला, जिन्होंने सिखाया भी, तो एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है तो दो लड़के की बात की जा रही है, दो लड़के चुनावी मैदान में है विपक्ष, और किस तरह से देख रहे चुनाव वो लोग? देखिए, बिहार के बारे में देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जब चुनाव होते तो देश में जब रेडियो चलता था तो खबर ये आती थी कि ये हिंसा हुई, वो हिंसा हुई, और उसके बाद भी जब वहां सरकारें होती थी, सड़कें बदहाल होती थी, कानून व्यवस्था बड़ी खराब होती थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, जब उनका अभ्युदय हुआ, तो उसके बाद इन प्रदेशों में हालात बदलनी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने बिहार में बड़ा बदलाव लाया। बिहार जो किसी समय जातिवाद की प्रयोगशाला होती थी, इस समय विकासवाद की प्रयोगशाला है, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए को मैंडेट देगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 11 सालों में जो जमीनी तौर पर जो नीतियां थी, उसमें आवास भी शामिल है, अन्न भी शामिल है, उसमें मुद्रा भी शामिल है, उसमें तमाम जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, आयुष्मान से लेकर जो योजनाएं थी, उनको धरातल पर बिहार में सिरे से उतारा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब पहले से ज्यादा उन्नत और उत्कृष्ट है, और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि चाहे दो लड़के हों, हालांकि फिल्म का नाम था दो लड़के दोनों ही कड़के, तो मुझे लग रहा है कि जो लोगों के रुझान के हिसाब से जो एक अपील होती है, उस तरीके की अपील उनमें दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतियों के आधार पर, एनडीए अपनी पॉलिसीज के आधार पर चुनाव लड़ेगा, और जो हम तक जो फीडबैक है उसमें एक अच्छे मैंडेट से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। का गुणगान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, जैसे में आप क्या देखते हैं, अधिकारी दोषी है या कौन लोग दोषी है जो जिन्होंने किताबें छपा दी और बांटने तक चली गई? देखिए, पाठ्यक्रमों में भी केवल एक परिवार का, एक पार्टी का, एक विचार का गुणगान, क्योंकि लिखने वाले वही थे, लिखवाने वाले वही थे, बांटने वाले वही थे, और इसलिए इस देश में ये संकट बहुत अरसे से रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री खुद योग्य हैं, वो अपने स्तर पर निर्णय लेंगे, तो इसके बारे में तो योग्य जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन इस बात से मैं भी वाकिफ हूं कि इतिहास से लेकर और पाठ्यक्रमों तक निरपेक्ष रूप से न लिखा गया न पढ़ाने की कोशिश हुई, तो उसमें यदि कोई पुनर्विचार होता है और योग्यता के आधार पर होता है, तर्कों के आधार पर होता है, तथ्यों के आधार पर होता है, तो ठीक ही है। सर, लंबे समय से आपकी भाजपा की सरकार यहाँ पर रही है, ऐसे में पाठ्यक्रम तो लंबे समय से इस तरह का है, तो पहले क्यों नहीं इसको पिछली सरकारों ने क्यों इसे परिवर्तन करने का सोचा, खासकर भाजपा सरकार ने किया है। उससे पहले जब अभी मौजूदा स्पीकर हैं और उस समय शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी जी, उनके समय में पाठ्यक्रमों में महापुरुषों के काफी अंश जोड़े गए थे, जबकि एक तरफ वो लोग थे जो अकबर को महान बताते थे और महाराणा प्रताप पर सवाल खड़े करते थे। ये जगजाहिर सी बात है, आप लोगों के भी संज्ञान में है। तो बदलाव काफी आया, लेकिन कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता, उसके पीछे एक अच्छी रिसर्च और कुछ तैयारी होती है। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, एक सवाल, आप इस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे राजस्थान में, तब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर विपक्ष के तौर पर आपने हमेशा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का हमला बोला। अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय में है, सरकार ने रद्द नहीं करने की अनुशंसा की है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, क्योंकि आपने ये आवाज उठाई? मैं पार्टी और सरकार से बंधा हुआ हूँ, इसलिए सरकार इसमें जो भी निर्णय करेगी वो अपने क्षमता के, योग्यता के हिसाब से और समझ के हिसाब से ठीक ही करेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, विधानसभा चुनाव में इस तरह का मुद्दा भाजपा ने क्यों बनाया? नहीं, क्यों बनाया? जब विपक्ष में होते हैं तो मुद्दे बनाए ही जाते हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरीके की अराजकता कांग्रेस के शासन में क्यों हुई? प्रश्न ये है, पेपर लीक से लेकर तमाम जो परीक्षाओं में अनियमितता हुई थी वो कांग्रेस के शासन में क्यों हुई, उसकी जांच चल रही है, और आने वाले समय में वो चीजें सब सामने आएंगी। ये
बयान और कांग्रेस पार्टी तो अपने दोष को छुपाने के लिए कर रही है। क्या सर भजनलाल जी 5 साल पूरे कर रहे हैं? अशोक गहलोत लगातार सवाल खड़े करते हैं। भजनलाल जी को जो मैंडेट है वो 5 साल के लिए मिला है, बीजेपी को मैंडेट 5 साल के लिए मिला है। अशोक गहलोत जी का काम सवाल खड़े करना है। वो मुझे लग रहा है कि सवाल खड़े करने के लिए बनाए गए हैं।